हेलो दोस्तों, तो आज हम अपनी नई वीडियो में बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जो कि क्लास 10th की प्रकाश की परावर्तन है। तो प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन में आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर। जैसे पॉइंट नंबर 1 है प्रकाश, यानी प्रकाश क्या होता है। 2 नंबर में प्रकाश के स्रोतों के बारे में जानेंगे। प्रकाश के स्रोत यानी कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तीसरा प्रकाश के स्रोत हो गया, प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण और प्रकाशिक माध्यम और 5वां पॉइंट है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज और प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन। तो इन 6 बातों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश से, अपने पहले पॉइंट यानी प्रकाश से। पहला पॉइंट है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश आपको बता दें कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, यानी इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब उदाहरण इसका हो जाएगा। उदाहरण देखें तो उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं सूर्य, चंद्रमा, बल्ब, ये जितने आते हैं एटसेट्रा। यानी उदाहरण में सूर्य, चंद्रमा, बल्ब, टॉर्च, इमरजेंसी लाइट्स, ये सारे जो आएंगे वो प्रकाश के उदाहरण के रूप में जाने जाएंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट था कि प्रकाश जो है उसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। अब बात आती है यहाँ पे कि स्रोत होता क्या है। तो आपको बता दें कि स्रोत जैसे कोई पेड़ होता है ना, तो बिना जड़ के पेड़ जब नहीं हो सकता, तो उसी प्रकार से किसी के लिए उसके स्रोतों का होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि यदि पेड़ है तो उसकी जड़ भी होगी, क्योंकि जब भी वो पेड़ जो होगा वो खनिज पदार्थों को जड़ों से लेगा और उसके बाद से उसे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। तो पेड़ के होने के लिए जिस प्रकार उसके जड़ों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार प्रकाश के लिए उसके स्रोतों का होना आवश्यक है। तो स्रोत जो होते हैं प्रकाश के वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो है, पहला आपका होता है दीप्त प्रकाश और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश।
दीप्त प्रकाश। अब दीप्त प्रकाश क्या होता है? वह प्रकाश स्रोत जिसके अंदर अपना स्वयं की ऊर्जा होती है, यानी स्वयं का प्रकाश होता है, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो परिभाषा इसकी लिख लीजिए। वह प्रकाश स्रोत जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो। उसे क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश। ये हो गया दीप्त प्रकाश के बारे में। अब दीप्त प्रकाश के एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो इसके लिए सबसे सटीक एंड बेस्ट एग्जाम्पल आप जिसको कह लीजिए वो हो सकता है सूर्य। क्योंकि सूर्य जो है इस पूरे क्या कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ये प्रूफ करता है कि हाँ वाकई जो दीप्त प्रकाश होते हैं वो सूर्य होते, जो दीप्त प्रकाश होते हैं उनके उदाहरण के रूप में इसे पाया जाता है। क्योंकि सूर्य के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, वो पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। अब बात करेंगे अदीप्त प्रकाश की। अदीप्त प्रकाश क्या होता है? अदीप्त प्रकाश अदीप्त प्रकाश क्या होता है? वह प्रकाश स्रोत जिसके पास प्रकाश तो होता है परंतु स्वयं द्वारा निर्मित नहीं होता है। स्वयं द्वारा निर्मित नहीं होता है। ये होता है आपका अदीप्त प्रकाश। अदीप्त प्रकाश का उदाहरण के रूप में आपको बता दें कि जो चंद्रमा है वो अदीप्त प्रकाश है। सॉरी, चंद्रता लिखा गया था, चंद्रमा। यानी जो चंद्रमा है वो अदीप्त प्रकाश है, क्योंकि ये दिन में सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद से रात में हमें उससे प्रकाशित करता है। तो ये अदीप्त प्रकाश के स्रोतों में आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। तो बात करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण, कि प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। ये आपको मोस्ट बता दें कि ये बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबरों के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश के जो गुण होते हैं वो कितने प्रकार के, या प्रकाश के 2 या 3 गुण बताइए, प्रकाश के 4 गुणों का उल्लेख कीजिए। ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 2 और 3 नंबर के प्रश्नों में। तो प्रकाश के गुण के बारे में बता दें तो गुण संख्या 1, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है।
प्रकाश जो है वो सदैव सरल रेखा में गति करता है। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करता है। तरंगों के रूप में गमन करता है। और जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होती है। तो ये हो गया प्रकाश के गुणों के बारे में। आप इन गुणों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब जानते हैं प्रकाशिक माध्यम के बारे में। तो हमारा चौथा पॉइंट है प्रकाशिक माध्यम। कि माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं प्रकाश के। प्रकाशिक माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शक, पराभाषक और अपारदर्शक। तो ये जो 3 प्रकार के होते हैं हमारे प्रकाश के माध्यम होते हैं। तो पारदर्शक माध्यम क्या होता है। तो पारदर्शक माध्यम के बारे में आपको बता दें कि वह माध्यम जिसमें से प्रकाश अत्यधिक रूप से भेद के उस माध्यम को भेद के बाहर निकल जाता है, तो उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे आप कांच का एक टुकड़ा ले लीजिए और जब आप उस पर टॉर्च मारेंगे ना, तो जो प्रकाश का अधिकांश भाग होगा वो उस कांच जो होगा उससे भेद के आगे निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा पारदर्शक माध्यम में। और पराभाषक क्या होता है। वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग केवल निकल पाता है, उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच ले सकते हैं आप, या जैसे मान लीजिए एक पेज है, ये पेज है और इस पे ऑयल गिरा हो, तो वो ऑयल गिरा हुआ पेज हो सकता है। तो वो सब जो भी आएंगे वो प्रकाश के पराभाषक माध्यम में आएंगे, क्योंकि जब उस पर आप टॉर्च मारेंगे तो जो ट्रांसपेरेंट कांच से जो प्रकाश निकलेगा, ट्रांसपेरेंट कह रहे हैं, जो सिंपल कांच से जो प्रकाश निकलेगा उसकी अपेक्षा
तेल लगे हुए कागज या घिसे हुए कांच से जो प्रकाश निकलेगा वो उसकी संख्या कम होगी। अब अपारदर्शक वो माध्यम जिससे प्रकाश का जो प्रकाश जो होता है उसकी जो किरणें होती हैं वो ना मात्रा में निकले, यानी वो निकले ही ना। अपारदर्शक माध्यम में कोई भी प्रकाश की किरण भेद नहीं पाती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता दें, अपारदर्शक में लकड़ी ले सकते हैं, दीवाल हो गया इत्यादि, और पारभाषक में घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, अशुद्ध जल, और पारदर्शक माध्यम में कांच, सिंपल कांच जो एकदम जो कांच जो शादी वाली आती है ना उसे, उस कांच को, शुद्ध जल, इत्यादि। ठीक, तो अब परिभाषा आपसे पूछेगा कि प्रकाशिक पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, तो परिभाषा के तौर पे आप बता सकते हैं कि वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग उस माध्यम को भेद के उससे आगे निकल जाता है उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उसी प्रकार पारभाषक और अपारदर्शक की परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो ये हो गई प्रकाशिक माध्यम के बारे में। अब बात करेंगे प्रकाश किरण पुंज के बारे में। तो 5वां पॉइंट था हमारा प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज कौन कौन से होते हैं? तो प्रकाश किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? वह प्रकाश पुंज जिसमें से कई किरणें एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। वह प्रकाश पुंज जिसमें कई प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज। तो आपको इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, ठीक। अब जो कई किरणें हैं वो कहीं से भी आए वो एक ही बिंदु पे आके मिलती हुई प्रतीत होंगी। यानी जो सारी किरणें हैं वो कहाँ आ रही हैं? वो एक ही बिंदु पे जाके मिल रही हैं, ठीक। तो ये जो इस प्रकार की जो प्रकाश पुंज होगा उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अब बात करते हैं अपसारी प्रकाश पुंज की, जो कि प्रकाश किरण पुंज का दूसरा भाग है। दूसरा है अभिसारी की बात कर ली अब हमने। अब हम जानेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी
प्रकाश पुंज। तो इसमें वह प्रकाश पुंज जिसमें ये जो अभिसारी प्रकाश पुंज था उसका एकदम विपरीत होता है, उल्टा रूप होता है। यानी जो अभिसारी प्रकाश पुंज में सारी किरणें एक बिंदु पे आती थी, अब अपसारी प्रकाश पुंज में वही किरणें एक बिंदु से वही किरणें नहीं, मतलब इसमें ये होता है कि एक बिंदु से कई किरणें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वह प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसका एग्जांपल के लिए जैसे टॉर्च होता है ना, ये टॉर्च हो गया। तो टॉर्च यदि हम जलाते हैं तो उसका बल्ब यहां होता है, लेकिन किरणें कैसे निकलती हैं? कुछ इस प्रकार से निकलती हैं, इस प्रकार से वो किरणें निकलती हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका अपसारी प्रकाश पुंज। अब जानते हैं तीसरे भाग के बारे में। तो तीसरा जो भाग होता है और अंतिम भाग होता है वो होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें समांतर रूप से गमन करती हैं उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इनके डायग्राम के तौर पे, ये किरणें कुछ इस प्रकार से गमन करती हैं, क्योंकि ये जो होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इसकी परिभाषा के तौर पे हम लिख सकते हैं कि वह प्रकाश किरण जो समांतर रूप से गमन करती हैं उन्हें हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब आखिरी जो हमारा टॉपिक था वो था प्रकाश का परावर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि चैप्टर का नाम भी है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। वैसे तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको विद्यालयों में बहुत लंबे तौर पे पढ़ाया जाता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक संरचना के माध्यम से पूरे प्रकाश के परावर्तन की क्रियाविधि को समझाने वाला हूँ, जो कि ये प्रश्न जो है वो आपसे 4 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए। तो पहले मैं इसकी संरचना बना देता हूं।
तो ये डायग्राम हो गया, ठीक। तो अब हम आपको बताते हैं कि परावर्तन की क्रिया होती क्या है। तो जब आपतित किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती हैं तो उसी माध्यम में टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरणें आती हैं, फिर वो चिकनी सतह से टकराती हैं और टकराने के बाद परावर्तित किरण के रूप में उसी माध्यम में चली जाती हैं, ठीक। तो ये जो क्रिया विधि होती है वो प्रकाश के परावर्तन के बारे में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बताया कि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, ठीक, लेकिन आपने तो बस ये बोला कि आती हैं किरणें, टकराने के बाद फिर वापस उसी माध्यम में चली जाती हैं। तो ये परावर्तन की क्रिया थी। अब इसमें बात होती है आपतित किरण की। वह किरण जो चिकनी सतह पे आती हुई प्रतीत होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? वह किरण जो चिकनी सतह से टकराने के बाद परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो अभिलंब व आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच बना हो, वो होता है परावर्तन कोण। इसे आर से दर्शाते हैं। और आपतन बिंदु वह बिंदु जहां पे आपतित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण एक साथ होती हैं, एक साथ मिलती हैं, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो एक छोटे से पिक्चर से आपने आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तन की प्रक्रिया, इन सभी बातों को आपने छोटे से एक इमेज में देख लिया। तो यानी यदि आप इसको याद कर लें तो आपके 4 नंबर एकदम से पक्के हैं, ठीक। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं प्रकाश के नियम के बारे में। तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपको बताते हैं प्रकाश के नियम के बारे में। तो प्रकाश के नियम जो है ये भी आपको एग्जाम के मद्देनजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के जो नियम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के नियम, तो पहले नियम नंबर 1 में आपको बताते हैं। नियम नंबर 1, अभी हमने आपको बताया कि ये चिकनी सतह थी, यहाँ आपतन बिंदु था बी, आपतन बिंदु बी था यहाँ पे, और ये जो आपतित किरणें आती थी और यहाँ से परावर्तित हो जाती थी। तो इस परिभाषा के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों आपतन बिंदु, यानी कि इस परिभाषा में हम लिख सकते हैं, परिभाषा आपको हम लिख के बता देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पे होते हैं। आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये आपका अभिलंब हो गया जो उस पर अभिलंब डाला गया था। ये तीनों एक ही पृष्ठ पे होते हैं। तो ये प्रथम नियम के अनुसार। और द्वितीय नियम के अनुसार
द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण I व परावर्तन कोण R दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी किरण जिस अंश के साथ आपतित होगी, अभिलंब से समीप जितने अंश पे वो, जितने अंश का ये I कोण बनेगा उतने अंश का ही R कोण बनेगा। तो ये प्रथम नियम और द्वितीय नियम हो गया। तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम आपसे 2 नंबर के प्रश्नों व 3 नंबर के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। और नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नियम हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। अब प्रकाश के जो प्रकार होते हैं, परावर्तन के जो प्रकाश के परावर्तन के जो प्रकार होते हैं, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित। आपको इसमें परिभाषाएं याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इन्हें अपने दिमाग में एक बार समझ लेंगे तो परिभाषाएं आप खुद बना सकते हैं। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जो सतह होती है वो एकदम एक स्ट्रेट लाइन की होती है। तो यानी जितनी भी किरणें आएंगी वो एकदम एक बराबर रूप से गमन करेंगी। तो ये आपका नियमित प्रकाश के परावर्तन के प्रकार में आ जाता है। और अनियमित में ये कुछ इस प्रकार की शेड आपने देखी होगी ना, शेड, वो जिसे छज्जा कहते हैं, छज्जा। तो मान लीजिए ये किरणें यहाँ आ रही हैं, तो अब ये किरणों के बीच का जो कोण होगा ना, यहाँ पे कोण परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ ये किरणें ऐसे भगेंगी, फिर यदि किरणें यहाँ डाली गई तो ये किरणें ऐसे भगेंगी, ठीक। तो ये जो परावर्तन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये किरणें अनियमित रूप से होती हैं, अनियमित परावर्तन के रूप में होती हैं। अब आपको कुछ प्रश्नों के बारे में बता दें कि कुछ प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं। तो आपको प्रश्नों के बारे में बता दें हम। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये आपको बताया ना हमने, अभिलंब, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभिलंब के साथ, अभिलंब व आपतित किरण के साथ बने कोण का मान 60 अंश है, ठीक। तो अभिलंब व आपतित किरण के बीच बना कोण 60 अंश का है। तो जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण का मान बताइए, ठीक। या आपसे पूछा जा सकता है कि यदि अभिलंब व आपतित किरण के बीच बना कोण 60 अंश का है तो परावर्तित किरण व चिकनी सतह के बीच बना कोण बताइए। तो अगर पूछा गया कि 60 अंश है आपतित किरण के साथ अभिलंब का, तो परावर्तित किरण के साथ अभिलंब का कोण, तो द्वितीय नियम के अनुसार लिखेंगे वहां कि हम जानते हैं द्वितीय नियम के अनुसार कोण I बराबर कोण R, यानी कोण I बराबर 60 अंश तो कोण R बराबर भी 60 अंश। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के ये बारे में बता देगा, ठीक, क्योंकि दोनों का मान जो होगा वो बराबर होगा। अब पूछा गया कि ये जो कोण बन रहा है परावर्तित किरण व चिकनी सतह के बीच वो कितना है। तो यदि
आपको ये नहीं पता है, ठीक। तो पहले आप क्या करेंगे, इस कोण को फिर इस कोण को निकालेंगे। ये दिया है आपसे, ये पूछ रहा है, आप पहले इसको निकालेंगे और आप जानते हैं कि यहाँ क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। तो 90 डिग्री का टोटल कोण होता है और आपका आर यानी परावर्तन कोण कितना है, 60 अंश है। तो आपका ये जो कोण होगा वो कितने अंश का होगा, 19 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 अंश यानी 30 डिग्री। तो ये आपका 30 अंश के रूप में आ जाएगा। अब प्रश्न में पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, ये कौन सा प्रकाश पुंज है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा प्रकाश पुंज है, ये कौन सा प्रकाश पुंज है। तो ये आपसे 1 नंबर के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये 3 या 4 नंबर के प्रश्नों में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।